Hello students, so welcome back to your own classes that is Bright Mind Online. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तो आपके 10th की बोर्ड क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी। तो चलिए आइए बिना किसी देर किए हुए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, जो कि आपके लिए बनाई गई है, जो आपका अपना खुद का चैनल है दैट इज ब्राइट माइंड ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड के लिए हमको डेली मेहनत करनी है, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए रोज पढ़ेंगे। ठीक है, आपको और सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, बट यस आपको ऑफ कोर्स अपना टाइम स्केड्यूल बनाना है सो दैट आप एक अपना पर्टिकुलर चैप्टर फोकस कर सकें एंड उसके बारे में सभी कुछ बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दिस इज अ फर्स्ट चैप्टर। आई होप इससे पहले आपने मेरी पहले वाले वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें मैंने आपके लिए करिकुलम बनाया था, कुछ रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स बनाई थी एनसीईआरटीज की लिए बेसिकली कि आपको कौन सी बुक पर फोकस करना है। बिकॉज चिल्ड्रन, मेरा कंसर्न ये है कि हमारा ना पूरा ईयर चला जाता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इतना कंफ्यूज होते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गेट कि एग्जैक्टली उनको पढ़ना क्या कहाँ से। और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके पास ना एक कोई पाथवे नहीं होता है कि अपने गोल को अचीव कैसे करना है। ठीक है, बट अभी आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको अपना बोर्ड्स हिट करना है ना, ये आपका टारगेट है। सो उसके लिए आपके पास कुछ एक सर्टिफाइड स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के लिए क्या होती है, वो स्ट्रैटेजी होती है कि हम कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हैं और अगर हमें एग्जैक्ट पाथ नहीं पता होगा तो हमारा पूरा सेशन चला जाएगा और हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जस्ट गो एंड चेक दोस वीडियोस, बिकॉज आई हैव रियली स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन फाइंडिंग आउट दोस एंड बहुत ही शॉर्ट में वो मैंने बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज क्या है, आपका करिकुलम क्या है एग्जैक्टली एंड आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो उसमें रिकमेंडेड बुक्स हैं आपके सेकेंड वीडियो में, सो आई वुड जस्ट सजेस्ट जस्ट गो एंड चेक इट एंड उसके बाद आप वापस आ सकते हैं इस वाले वीडियो पे और अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सभी आपको क्लियर होगा। तो चलिए आइए अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको कुछ नेम से ये आइडिया पता चल रहा होगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं एग्जैक्टली। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन होती कैसे है एंड रिएक्शन होने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे। मोर ओवर हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शंस होंगी, उनके वेरियस एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके सारे डाउट्स बहुत ही आराम से क्लियर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट द केमिकल रिएक्शन। सो आइए इसकी डेफिनेशन के लिए मूव ऑन करते हैं। So it is written that it is a process in which one or more substance react to form a new substance with a new chemical identity and property. So ये बेटा होता क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड वो रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या बनाएंगे, एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली हमें जो लर्न करना है वो ये है कि जो इम्पॉर्टेंट हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका अपना एक न्यू केमिकल आइडेंटिटी होगा एंड प्रॉपर्टी होगा। सो ये आपके कीवर्ड्स हो गए। अभी जस्ट मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ थोड़ा सा आपके लिए, दैट इज न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। तो आपको ना अपने बोर्ड्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि आपकी हर डेफिनेशन में और आपके हर आंसर में कुछ कीवर्ड्स भी मार्क होने चाहिए। ठीक है, आप जब कीवर्ड्स मार्क करते हो, जो अपने मेन पॉइंट्स हाईलाइट करते हो, उससे आपकी डेफिनेशन और ज्यादा स्पेसिफिक और अच्छी हो जाती है। तो आपको क्या लिखना है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एंड वो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसकी न्यू आइडेंटिटी है एंड कंप्लीटली न्यू केमिकल प्रॉपर्टी है। आप इसमें एक और चीज ध्यान रख सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस बनेगा वो आप मतलब जो केमिकल रिएक्शन होगी आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। सो वो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। बेसिकली आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है, वापस यू कैन नॉट गेट बैक द एग्जैक्ट रिएक्टेंट वंस द प्रोडक्ट इज बी फॉर्म्ड। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी। नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं अबाउट द केमिकल इक्वेशन। सो अभी जो हम ये केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं ना बेटा, अभी हमको उसको एक्चुअली हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है सो दैट हमारा जो रिएक्शन है हम उसको इजीली पढ़ सके और हमें एग्जैक्टली नॉलेज पता चल सके कि वो रिएक्शन
किस रिएक्टेंट के बिटवीन हुआ है एंड एग्जैक्टली उसने क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया। ठीक है, तो आपका केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज केमिकल इक्वेशन। तो बेटा हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है अपने केमिकल रिएक्शन का। तो अगर हमें किसी भी रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम वहां पर यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, फॉर दिस वी यूज सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज रिएक्टेंट्स के लिए एंड प्रोडक्ट्स के लिए। तो चलो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, just have a look over here. Over here it is written Cu plus Ag2SO4. Now what does this Cu stands for? It stands for copper, and this Ag2SO4 is silver sulfate. अब ये जो कॉपर है और जो सिल्वर सल्फेट है, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, यहाँ पर हमारे लिखे होते हैं रिएक्टेंट्स, एंड ये जो एरो होता है इसके राइट हैंड साइड पर ओवर हेयर इट इज रिटन अबाउट द प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉपर और सिल्वर सल्फेट क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, इन्होंने आपस में रिएक्ट करा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसको ऐसे तो नहीं लिखा है ना, लाइक कॉपर और मैंने सिल्वर सल्फेट वर्ड्स में तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा है वर्ड्स में, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है यहाँ पर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आपको यहाँ पर सिंबल्स यूज करने हैं। ठीक है, तो कॉपर का सिंबल है Cu एंड सिल्वर सल्फेट इज Ag2SO4। ये रिएक्टेंट्स हैं जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। चलो राइट हैंड साइड पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखे हुए हैं हमारे प्रोडक्ट्स। अब जब इन्होंने आपस में रिएक्ट करा होगा तो उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इन्होंने बनाया है सिल्वर दैट इज Ag प्लस कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी हमारी एक सिंपल रिएक्शन है कि कॉपर ने और सिल्वर सल्फेट ने रिएक्ट करा, दोनों ने रिएक्ट करा तो हमने प्लस लगाया, गिव्स मतलब उन्होंने क्या दिया बनाकर, उन्होंने प्रोडक्ट्स दिए दैट इज सिल्वर एंड कॉपर सल्फेट, तो उनका हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। बट इसको लिखने के लिए ना आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंडीशंस भी लिखनी होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप अभी के लिए ध्यान रख लो कि हमको यहाँ पर इसकी कंडीशंस लिखनी है, मतलब यहाँ पर स्टेट लिखनी है एक्चुअली, कि वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। जनरली कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो हमारे कुछ स्टेजेस में प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड एक्वस। सो बेसिकली 4 स्टेट में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सिंबल के लिए हम यूज करें, लाइक सॉलिड के लिए हम सिंबल यूज करेंगे S, एक्वस के लिए हम सिंबल यूज करेंगे AQ। फिर से हमारा ये जो सिल्वर है ये सॉलिड ही था इसलिए हमने S यूज करा है, और ये जो कॉपर सल्फेट था ये एक्वस फॉर्म में है, दैट इज वाई हमने यहाँ पर AQ लिखा है। तो हम इनकी जनरल स्टेट्स पे लिखते हैं, और जो इनके आगे नंबर लिखे होते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो होते हैं कोएफिशिएंट। अभी आप थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगी कि ये कोएफिशिएंट कहाँ से आया और हमने इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A chemical equation in which the number of atoms of each element on the reactant side is equal to the product side। अब आपको बेटा ये तो पता चल गया कि reactant side कौन सा है, product side कौन सा है, यहाँ पर तो किसी को कोई confusion नहीं है। reactant side है हमारा LHS और प्रोडक्ट साइड है हमारा RHS। ठीक है, तो यहाँ पर तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर, अगर वो इक्वल होगा, अगर वो बैलेंस्ड होगा, तो ऐसी इक्वेशन हमारी होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर जितना सामान रखा हुआ है और राइट हैंड साइड पर जितना सामान रखा हुआ है RHS पर, वो दोनों इक्वल है, बैलेंस है। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन होगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के और जितने भी एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के राइट हैंड साइड पर, अगर वो दोनों इक्वल होंगे, तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बेटा ये बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया है हमारे एक लॉ से, आपने ये पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अपने 9th क्लास में आप सबने ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो मास है
We cannot create it also and we cannot destroy it also during any chemical reaction. ठीक है, तो जो मास होता है ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम उसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं. समझ आया आपको? सो ये हमारा एक लॉ होता है, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मासेस. तो अगर हमारा जो रिएक्टेंट है उसका मास ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो तब भी हमारा लॉ वैलिड नहीं होगा. और अगर मास कम हो जाएगा तब भी ये लॉ वैलिड नहीं होगा. तो अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो आपने ऑलरेडी इसके बारे में 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो चलो देखते हैं क्या कहता है ये लॉ, एक बार रिवाइज करते हैं. इट सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में हमारा जो मास है ना तो वो क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बल्कि वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. तो अब ये जो मेथड यूज करने वाले हैं ना यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए, वो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड. अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, नंबर्स को चेक करना है कि जो एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो बैलेंस तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप उसको बैलेंस करने वाले हो. बट आपको मेथड कौन सा यूज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड. अब आप उसमें ना अलग अलग नंबर्स को फिट करके देखोगे कि किस नंबर से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है. तो अब अगर आप ऐसे कंटिन्यूअसली यूज करते रहोगे 1 2 3 4, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. तो उसके लिए ना हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो हम उन रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे और हम रूल्स को अप्लाई करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो भी कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी. सो चलो देखते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पर बेटा मैंने आपके लिए एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन लिखी हुई है, दैट इज Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2. अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके रिएक्टेंट्स लिखे हैं और राइट हैंड साइड पर आपके प्रोडक्ट्स लिखे हैं. यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, Fe और H2O. Fe किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आयरन का, वेरी गुड. और H2O किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वाटर का. एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया. Fe3O4 क्या होगा हमारा, सोचकर बताओ, आयरन ऑक्साइड है. प्लस H2 क्या है हमारा, हाइड्रोजन है. ठीक है, अब हमको यहाँ पर बैलेंस करना है ना, तो हमारे कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 1, check the number of atoms of each of the element on the reactant and the product side of the equation. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमें क्या करना है, चेक करने हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके कितने कितने एटम्स हैं. ठीक है, अब आप कैसे चेक करोगे यहाँ पर, ओके. तो आपके एलिमेंट्स, पहले आप एक टेबल फॉर्म कर लो बेटा और एलिमेंट्स के नेम लिख लो. आपके पास इस पूरी इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स हैं, Fe, H एंड O. ठीक है, अब आप एटम्स देखो रिएक्टेंट साइड पर Fe का कितना है, Fe तो सिंगल ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसका मतलब एक ही है, 1. और H के चेक करो, दिस इज H2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया. O का कितना है, 1 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया. ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक करो नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि Fe, H और O के जो एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड पे आपको वो चेक करने हैं. तो Fe के साथ 3 लिखा है, आपने यहाँ पर 3 लिख लिया. ठीक है, और H का चेक करना है, H का यहाँ पर कितना लिखा है बेटा, 2 लिखा है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया. देन O का चेक करो, ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको 4 लिख लिया. एनी प्रॉब्लम टिल हियर, ओके, बहुत ही बढ़िया. तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा, यहाँ तक आपको सबको अच्छे से आता होगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये कि ये बैलेंस है या नहीं है बैलेंस. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इन नंबर्स को चेक करो और आप इन वाले नंबर्स को चेक करो. तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो आपके नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड पर वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है. चलो ये तो बैलेंस है, हम इसको ले लेते हैं. बट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है. तो एक्चुअली आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, आप एक्चुअली क्या नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि हमारा Fe बैलेंस नहीं है. ठीक है, ऊपर से हमारा ये तो बैलेंस नहीं है और हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है. बट हाँ, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल है, दोनों तरफ 2 है. तो स्टेप 2 के लिए चलते हैं. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द ऑक्सीजन एटम
वी विल मल्टीप्लाई द H2 मॉलिक्यूल बाय 4। अब हमें यहाँ पर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, तो हम ऑक्सीजन में देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि अगर मैं एक सिंपल स्टेप फॉलो करूं, अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब 4 की डेफिशिएंसी कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड पर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन किसके साथ लिखा हुआ है? H2O के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, जो मेरा रेड पेन से लिखा हुआ है। समझ आ रहा है आपको? बाकी का पूरा इक्वेशन हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, सिर्फ हमने 4 की मल्टीप्लाई H2O के साथ की है, तो यहाँ पर हमने 4 को नोट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप में हमने टेबल बनाई, सेकेंड स्टेप में हमने डायरेक्ट देखा कि हम किसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं, और हमने उसको नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया वहां पर। ठीक है, तो अब हम अपना थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप हम दोबारा से देखेंगे, फिर से चेक करेंगे कि हमारा अब कौन सा ऐसा एटम रह गया जो बैलेंस नहीं है। तो देखो, आप ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर दिया था, दोनों तरफ 4 4 हो गया था। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ऊपर से आपका H जो है, अब आपका H भी बिगड़ गया होगा। अभी क्यों चेंज हो गया? क्योंकि जब आप बेटा बैलेंस करोगे ना, तो आप इसको एंटायरली सभी के साथ लिखोगे। जैसे आपने यहाँ पर 4 लिखा है, तो अभी 4 H के साथ भी काउंट होगा, तो H कितना हो जाएगा? एक्चुअली 4H2। दैट मीन्स जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2 इज 8, तो ये 8 हो गया यहाँ पर। लेकिन ऑक्सीजन आपका 4 है, 4 इंटू O1, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा ऑक्सीजन के साथ, तो ये 1 है, तो 4O। ठीक है, तो अभी आप चेक करो, दोबारा से टेबल में इनपुट वैल्यूज करो। 4 4 बैलेंस हो गया, लेकिन अब आपका हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। LHS में तो आपने 8 कर दिया, पर RHS में अभी भी 2 है, और Fe भी अभी गड़बड़ ही है हमारा पहले से ही। तो अब हम इसको दोबारा से क्या करेंगे? बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और अगर मैं यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दूं राइट हैंड साइड में, 2 4 जा 8। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं? 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर मेरा 8 हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर मेरा 8 हो जाएगा, तो क्या होगा? ठीक है, देखते हैं इसको एक बार और। 2 4 इज 8। ठीक है, तो यानी कि मेरा यहाँ पर 8 और 8 बैलेंस हो गया है। तो अभी मेरा H भी बैलेंस हो जाएगा, और O मेरा पहले से ही बैलेंस हो गया था। तो यहाँ पर मेरे को 4 ऐड करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 4 ऐड करा। ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं इस वाले टेबल को हम एक बार से। अब इस टेबल में एक्चुअली हमारा क्या हुआ है? देखो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया बेटा, दोनों साइड 8 8 हो गया। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4H2 उधर भी है, 4H2 उधर भी है। तो ठीक है, ये हमारा एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इधर देखो आप, 4O है, और यहाँ पर भी O4 है, तो हमारा ये भी बैलेंस हो गया। अब सिर्फ हमारा एक एलिमेंट है ऐसा जो गड़बड़ बचा हुआ है, वो क्या है? अभी Fe है। तो अभी हम Fe को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर हमारा 3 है। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए चलिए ऐसे ही करते हैं, हम बैलेंस करते हैं Fe को बाय मल्टीप्लाइंग 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम यहाँ पर 3 को बैलेंस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा, ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस था पूरा, इसमें हमारे को कोई चेंजेस करने ही नहीं पड़े, क्योंकि Fe ऑलरेडी 3 था, और ये हमने बैलेंस कर दिया था। तो अब आप अपना लास्ट वाला इक्वेशन चेक करो एक बार। It says 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। That means Fe3 है इधर लेफ्ट हैंड साइड पर, इधर भी Fe3 है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे। तो 3Fe इधर है, 3Fe इधर है, बैलेंस्ड है। 4H2 यानी कि 4 2 8 हाइड्रोजन इधर है, 4H2 8 हाइड्रोजन इधर है, ये भी बैलेंस है हमारा, परफेक्ट। 4 ऑक्सीजन इधर है हमारा, यहाँ पर O4 इधर है, ये भी बैलेंस्ड है, परफेक्ट। तो दैट मीन्स हमारे 3 एलिमेंट्स थे, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे सभी इक्वेशन को चेक करो कि आपकी ये परफेक्ट। तो बेटा दैट मीन्स हमारे 3 एलिमेंट्स थे, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सभी बैलेंस हो गए। आप इक्वेशन को चेक करके देख सकते हो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। तो ये जो आपको लास्ट में इक्वेशन मिला, दैट इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हम एक्चुअली बैलेंस कैसे कर रहे हैं रिएक्शन को। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी होमवर्क के लिए, हाउ टू बैलेंस योर रिएक्शन। तब तक के लिए आप इस एग्जांपल को एक बार प्रैक्टिस करके आना और हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। जस्ट गो एंड रिवाइज इट अगेन, and if you like my video, just do subscribe it. Please like my channel and stay tuned here. आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको तो नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। चलिए, तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करते हैं, और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करना अच्छे से। और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करना अच्छे से। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन। Bye bye. Stay happy. Stay healthy.